हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 58 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। आपको याद दिला दूं कि पहले हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था 44 AD, 44 ADA, 44 AE जो कि प्रिजम्पटिव इनकम से डील करता था। नए एक्ट में अब वही सेक्शन 58 के नाम से है। आइए तो डिस्कस कर लेते हैं इस सेक्शन के अंदर क्या क्या है और ब्रीफली इस प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस इन केस ऑफ सर्टेन रेसिडेंट्स। तो इसके सबसेक्शन 1 में बताया गया है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 26 to 54 टू द एक्सटेंट कॉन्ट्ररी टू दिस सेक्शन shall not apply to the manner of computation of profit and gains of the specified business or profession in subsection 2। तो इसके सबसेक्शन 2 के अंदर एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड प्रोफेशंस डिस्क्राइब्ड है। तो वो जो भी इस सेक्शन को 58 को ऑप्ट करेगा उस पे सेक्शन 26 टू सेक्शन 54 जो कि अदर पीजीबीपी के सेक्शंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सबसेक्शन 2 के ऊपर आते हैं द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन एज मेंशन्ड इन कॉलम नंबर बी ऑफ द टेबल बिलो carried on by SSC specified in column number C of the said table having total turnover or gross receipts of the business or profession during the tax year specified in column D and computed in the manner specified in column E thereof shall be deemed to be the profits and gains of such business or profession chargeable to tax under the head profit and gains of business or profession। तो कहने का मकसद है कि ये टेबल दे रखी है इसके सबसेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 58 में। इसमें टेबल में आप देख सकते होंगे स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन कॉलम नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, कौन एसएससी होगा वो कॉलम नंबर सी में दिया हुआ है, क्या टर्नओवर की लिमिट्स हैं या ग्रॉस रिसीट्स की लिमिट्स हैं वो कॉलम नंबर डी में दी हैं और कैसे कंप्यूट करना है प्रॉफिट वो कॉलम नंबर ई में दिया है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस स्पेसिफाइड अगेंस्ट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 के अंदर आपको फ्लाइंग हायरिंग बिजनेस की बात करी गई है, बाकी सारे बिजनेसेस जो सेक्शन 44 AD में कवर होते थे वो यहाँ पे कवर किए गए। ठीक है, एसएससी कौन होगा, एक एलिजिबल एसएससी, उसकी हम डेफिनेशन अभी देख रहे हैं कि एलिजिबल एसएससी क्या है। टर्नओवर लिमिट इसमें बताई गई है कि जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा वो ये सेक्शन ऑप्ट कर सकता है, या फिर टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करेगा उन केसेस में जहां पे एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश जो है वो आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स का। मतलब अगर आपका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स मान लीजिए 3 करोड़ रुपए हैं तो 3 करोड़ का आप अगर 5% निकालते हो तो 15 लाख रुपीस होता है। तो 15 लाख रुपीस से ऊपर की ग्रॉस रिसीट्स अगर आपकी कैश फॉर्म में नहीं है तो वो 2 करोड़ की लिमिट आपकी बढ़ के 3 करोड़ हो जाती है। 3 करोड़ का टर्नओवर भी आप इसके अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस के अंदर कवर कर सकते हो। अदरवाइज आपकी नॉर्मल टैक्स ऑडिट की लिमिट्स लगेंगी और उसके ऊपर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और बुक्स भी रखनी पड़ेगी। तो 2 लिमिट्स इसमें पता चल गई, कौन सा बिजनेस जो कि सीरियल नंबर 2 में कवर्ड नहीं है मतलब अदर देन फ्लाइंग हायरिंग, एलिजिबल एसएससी होना चाहिए, टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ रुपीस है और 3 करोड़ रुपए वहां हो जाएगी जहां पे ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 5% से ज्यादा कैश फॉर्म में नहीं है। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन क्या होगा, 6% of total turnover or gross receipts which is received by specified banking or online mode during the tax year or before the due date specified in section 263(1) in respect of that tax year। मतलब कि अगर आपकी जो टोटल ग्रॉस एसेट्स उस टैक्स ईयर के अंदर हैं उसका 6% आपको लेना होगा। अगर वो बैंकिंग मोड से ली गई है मतलब कैश मोड में नहीं होगा तो उसका आप 6% या उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हो जितना भी पैसा आपने रिसीव किया ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, या फिर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 263(1)। ड्यू डेट ये सेक्शन 263 जस्ट सिमिलर टू सेक्शन 139(1) है हमारे ओल्ड एक्ट का, जिसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बताई गई है जो कि आपकी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, नवंबर ऐसे हो सकती है। तो अगर आपने कोई पेमेंट उस वक्त तक जो आपका मान लीजिए 31 मार्च तक ड्यू था और पेमेंट आपको आगे चल के रिसीव हुआ है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। इसमें 6% या उससे ज्यादा आपको दिखाना होगा प्रोवाइडेड वो कैश मोड में ना हो। अगर कुछ कैश मोड में होता तो मिनिमम परसेंटेज उसमें 8% लेनी होगी, ये पॉइंट नंबर 2 में बताई गई है। 8% of the total turnover or gross receipts as reduced by the turnover or gross receipts covered in 1 above। Okay,
फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रॉफिट्स टू हैव बीन एक्चुअली अर्न्ड, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट 20% है तो आपको 20% डिस्क्लोज करना है, 25% है तो 25% डिस्क्लोज करना है। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है एस्टिमेटेड बेसिस पे, जिसमें आपको किताबें रखने की जरूरत नहीं है, वही आपको यहाँ पे प्रॉफिट क्लेम करना। जरूरी नहीं है कि आपको 6% या 8% ही क्लेम करना हो, व्हिचएवर इज हायर, आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसमें सेकंड बिजनेस के ऊपर, जो हमें ऊपर इसके अलावा सारे बिजनेसेस ऊपर इंक्लूड थे। सेकंड बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। इस बिजनेस को सेक्शन 44 AE के अंदर कवर किया जाता था, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। यहाँ पे कौन एसएससी होगा, एंड एसएससी हु ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। जिसके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस नहीं होंगे वही इसको ऑप्ट कर सकता है। सिमिलर प्रोविजंस आपने देखे होंगे टैक्स डिडक्शन के अंदर, जिसके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस नहीं है वो अपना एक डिक्लेरेशन देके टैक्स डिडक्शन से बचा सकता है अपने को इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इसमें लिमिट्स क्या है, इसमें कैसे टैक्स, इसमें कोई टर्नओवर की लिमिट तो है नहीं, लेकिन इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं। द एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेजेस, इसमें दो तरीके की इनकम्स डिफाइंड है, एक हैवी गुड्स व्हीकल, दूसरा अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल की जो डेफिनेशन है वो 12,000 kgs की डिफाइंड है, आप उसको देख सकते हो। अगर उससे ज्यादा है तो आपका हैवी गुड्स व्हीकल कहलाएगा, अदरवाइज आपका लाइट व्हीकल कहलाएगा। तो इसमें दो तरीके से इनकम कैलकुलेट होगी। अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट। अगर मान लीजिए आपका 40 टन की गाड़ी सैंक्शन पास है तो 40 टन इंटू 1000 मतलब 40,000 रुपए आपकी एक ट्रक की इनकम होगी पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आप देख सकते हो ना, अनलेडन वेट एज द केस में बी फॉर ईच व्हीकल फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग व्हिच द सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी इन द टैक्स ईयर। मतलब अगर आपके पास 5 ट्रक हैं, उनकी 40 टन की पासिंग है तो एक ट्रक की इनकम 1000 इंटू 40,000 हो जाएगी। वही 5 ट्रक की इनकम आपकी 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से होगी। तो 2 लाख इंटू अगर 12 महीने आपके पास रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 24 लाख रुपए की आपकी इनकम कंप्यूट हो जाएगी इस सेक्शन के हिसाब से। वहीं अगर ये आपका अदर देन हैवी व्हीकल है, बीइंग अ व्हीकल अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, तो इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, 7500 रुपए फॉर ईच गुड्स कैरेजेस फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग व्हिच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी। मतलब अगर आपके पास 5 ऐसे ट्रक हैं जो कि अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल हैं तो 7500 फॉर ईच गुड कैरेजेस फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द, मतलब एक के 7500 रुपए हुए। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके 5 गुड्स कैरेज 7 5 35 5 5 25, तो आप ये मान चलिए 37,500 रुपीस अप्रोक्सीमेटली एक महीने की इनकम हुई। वहीं आप उसको 12 महीने रखा तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से आपकी इनकम डिराइव होगी इस सबसेक्शन 2 के अंदर, टेबल नंबर 2 के सीरियल नंबर 2 में, टेबल के अंदर सीरियल नंबर 2 में इस तरीके से आप इनकम डिराइव करोगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, अगर आप एक्चुअल में कुछ प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ज्यादा ही डिस्क्लोज करो, जो ज्यादा होगा आपको वही डिस्क्लोज करना होगा। अब आ जाते हैं हम इसमें थर्ड पॉइंट के ऊपर, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 62(4). मतलब ऊपर तो बिजनेसेस डिफाइंड थे, बिजनेस के अलावा अगर आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशन होंगे तो उसके अंदर किस तरीके से कंप्यूट होगी, आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए 50 लाख रुपए से ऊपर। जिसका भी 50 लाख से ऊपर एक्सीड करेगा उसको बुक्स रखने की जरूरत है और वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। यही ये लिमिट हो जाती है 75 लाख रुपीस, कहां पर, जहां पर आपकी टोटल रिसिट्स का 5% रिसिट अगर कैश में नहीं लिया गया है तो आपकी 50 लाख रुपए की लिमिट बढ़ के हो जाएगी 75 लाख। अब इसमें कैसे टैक्स इनकम कंप्यूट करेंगे, जितनी भी ग्रॉस रिसिट्स हैं उसका आपको 50% प्रॉफिट क्लेम करना पड़ेगा मिनिमम, या फिर जो आपने एक्चुअल में अर्न किया हो व्हिचएवर इज हायर। तो ये तो ब्रीफली डिस्क्राइब किया दो बिजनेसेस इन्होंने, एक आपका प्लाइंग हायरिंग वाला, दूसरा अदर देन प्लाइंग हायरिंग। दोनों के एक के अंदर टर्नओवर लिमिट है ही नहीं, दूसरे के अंदर उन्होंने टर्नओवर लिमिट डिफाइन कर दी, तीसरा स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात हो रही है। आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। Any SSC mentioned in column number C of the table in subsection 2 who claims that the profit or gains actually earned from the specified business or profession are lower than the profits or gains computed in the manner in column number E of the said table and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax shall be required to keep and maintain such books of account and other documents as required under section 62 and get the accounts audited and furnish a report of such audit as required under section 63। कहने का ये मतलब है कि कोई भी बंदा अगर इस सेक्शन के अंदर जो प्रॉफिट्स मिनिमम डिफाइंड है उससे कम डिस्क्लोज करता है
और उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ऊपर जाती है, मतलब 2.5 लाख 3 लाख इससे ऊपर होती है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी रखनी पड़ेगी और अपना ऑडिट भी कराना पड़ेगा सेक्शन 63 के अंदर, जो कि 44AB में हुआ करता था। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है? एनी लॉस, अलाउंस और डिडक्शन अलाउएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall not be allowed under the income computed in the manner specified in subsection 2। ये माना जाएगा, सारे डिडक्शंस अलाउंस इसमें ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, कोई भी लॉस अलाउंस और डिडक्शन अब फर्दर अलाउ नहीं होगा, यही बेयर मिनिमम प्रॉफिट माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 टेबल सीरियल नंबर 2 where the SEC is a firm, the salary and interest paid to its partner shall be deducted from the income computed in subsection 1 subject to the conditions and limits specified in section 35E। यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो और आप फ्लाइंग हायरिंग का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो और सेक्शन 58 को ऑप्ट करते हो, तो आपको जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें से पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा। कितना अलाउ होगा? जो कि सेक्शन 35E के अंदर बताया गया है, जिसमें आपकी दिया हुआ है कि मिनिमम 6 लाख तक 90% का प्रॉफिट, मतलब उससे ऊपर बैलेंस पे 60% का प्रॉफिट। तो ये कंडीशंस आपकी सेक्शन 35E के अंदर डिफाइंड है। उसके अकॉर्डिंगली एक मिनिमम जो भी सैलरी का पार्टनर्स और सैलरी इंटरेस्ट अलाउबल होगा वो आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अदर बिजनेस के केस के अंदर माना जाएगा कि वो सैलरी और इंटरेस्ट ऑलरेडी अलाउड है। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द एसएससी मेंशन्ड इन कॉलम सी ऑफ द टेबल इन सबसेक्शन 2 हैड क्लेम and was actually allowed deduction in respect of the depreciation thereon for each of the relevant tax year। यहाँ पे भी सीरियल नंबर 2 की बात हो रही है। जो फ्लाइंग हायरिंग बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ट्रक्स परचेज किए हों, तो ये माना जाएगा कि उनका डिप्रिसिएशन भी ऑलरेडी इस प्रॉफिट के अंदर अलाउ कर दिया गया। फर्दर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको डिडक्शन सैलरी और इंटरेस्ट का मिलेगा अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो भी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35E। अब सबसेक्शन 7 बोलता है वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी टैक्स ईयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 टेबल सीरियल नंबर 1 की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 टैक्स ईयर सक्सीडिंग सच टैक्स ईयर इन कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब अब अगर आप किसी भी ईयर के अंदर इस सेक्शन की मदद लेते हुए सीरियल नंबर 1 में जो भी बिजनेसेस डिफाइंड है उससे आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। फिर आप अगले 5 सालों में, इस टैक्स ईयर को छोड़ के अगले 5 सालों में आप इस सेक्शन में से बाहर जाने की कोशिश करते हो, किसी में भी आप इस सेक्शन 58 को ऑप्ट नहीं करते हो, तब आप एलिजिबल नहीं होगे दोबारा से इस सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर के अंदर, अगर आप इस सेक्शन से बाहर चले जाते हो। मैं फिर से इसको एक बार पढ़ देता हूं। Where an eligible SEC declares profit for any tax year as per the provisions of subsection 2 and he declares profit for any of the 5 tax years succeeding such tax year in contraventions of the provisions of subsection 1, then he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 tax years subsequent to the tax year in which the profit has not been declared as per the provisions of said subsection। किसी भी साल में अगर आपने सेक्शन 58 के अंदर दिखा दिया और अगले 5 सालों के अंदर अगर आपने किसी भी एक ईयर के अंदर मान लीजिए इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं किया, तो जिस ईयर में ऑप्ट नहीं करेंगे उसके 5 इयर्स तक, सब्सिक्वेंट 5 इयर्स तक, 5 टैक्स इयर्स तक आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 8 के ऊपर। irrespective of anything contained in foregoing provisions of this section where the provisions of subsection 7 are applicable to the eligible SSC and his total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, he shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under section 62 and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 63। तो जो भी सबसेक्शन 7 के अंदर वायलेशन करेगा तो उसको आगे से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट भी रखनी पड़ेंगी और अपना ऑडिट भी कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 63 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 9 पे। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 टेबल सीरियल नंबर 1 and 3, यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है, फ्लाइंग हायरिंग की बात नहीं हो रही है। द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट बाय अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय अ बैंक ड्राफ्ट व्हिच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी डीम्ड टू बी द रिसिप्ट इन कैश। क्लियर है बिल्कुल। अगर कोई आप चेक इशू करते हो जो कि बेयरर चेक है तो उसको कैश ही माना जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शंस, द प्रोविजंस of section 62 and 63 shall not apply in so far as they relate to the business referred to in subsection 2 table serial number 2 and in computing the monetary limits under those sections the gross receipts or as the case may the income
फ्रॉम द सेट बिजनेस शैल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और वो अपने प्लाइंग हायरिंग बिजनेस के लिए ये सेक्शन को ऑप्ट करता है तो उसके टोटल टर्नओवर में से वो टर्नओवर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो कि प्लाइंग हायरिंग से रिलेटेड है, और उस पर सेक्शन 62 और सेक्शन 63 के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ना उसको बुक्स रखनी है ना उसको ऑडिट करना है। अब आइए जान लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स डिफाइंड थे उनकी मीनिंग क्या है। एलिजिबल एसएससी कौन है? एलिजिबल एसएससी मींस एन इंडिविजुअल एचयूएफ or a firm other than limited liability partnership who is a resident in India and who has not claimed any deduction under chapter 8C for the relevant tax year, does not carry on a specified profession defined in section 62(4), does not earn any income in the nature of commission or brokerage, does not carry on any agency business। मतलब वो प्रोफेशन नहीं होना, एलिजिबल एसएससी वही है कि वो प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, वो कोई कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस कैरी ऑन या फिर कोई भी एजेंसी का बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। अगर वो कैरी ऑन करता है तो फिर आपको उसके ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, आप सेक्शन 58 नहीं ऑप्ट कर सकते हो। स्पेसिफाइड एसएससी मींस एन इंडिविजुअल और अ फर्म अदर देन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे प्रोफेशंस की बात हो रही है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इन सेक्शन 21N ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। Expression goods carriages, gross vehicle weight and unladen weight shall have the same meaning as respectively assigned to them in section 2 of Motor Vehicles Act, जिसका मैंने बता भी दिया था। देखिए heavy vehicle goods की डेफिनेशन नीचे दी हुई है। means any goods carried the gross vehicle weight of which exceeds 12,000 kilograms, मतलब 12 टन से ऊपर जिसकी होगी तो वो heavy goods vehicle, बाकी सब जो है light goods vehicle कहलाएंगे। आखिरी an SSC who is in possession of goods carriage whether taken on hire purchase or on installments and for which the whole or part of the amount payable is still due shall be deemed to be the owner of such goods carriage। मतलब किसी ने अगर हायर परचेज पे भी गुड्स को खरीदा है तो वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो ये थे सारे प्रोविजन सेक्शन 58 से रिलेटेड, जो कि हमारे अर्लियर प्रोविजन सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE में हुआ करते थे। सेम वही चीजें, अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो आपकी टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए हो जाएगी अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 5% से ऊपर कैश में नहीं है। कैसे कैलकुलेट होगा? 6% आपके सारे ऑनलाइन बैंकिंग मोड वाले में, और उससे ऊपर अगर कोई है तो मिनिमम 8%। ज्यादा दिखाना चाहो तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। सेकंड आ जाता है हमारा फ्लाइंग हायरिंग बिजनेस, उसमें टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 गुड्स कैरेजेस होने चाहिए। उसमें अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो आपका 1000 पर टन पर ट्रक पर मंथ, जितने भी होंगे पर मंथ, मतलब पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो वो आपको कैलकुलेट होगा। वहीं अगर आपका अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो 7500 रुपए पर लाइट व्हीकल जो भी आपका होगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं आ जाती है बात प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में टर्नओवर की लिमिट आपकी 50 लाख रुपए है नॉर्मली, और 75 लाख रुपए हो जाती है उस जगह पे जहां पे आपके ग्रॉस रिसीट्स में 5% से ऊपर कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा? 50% मिनिमम आपकी इनकम मान ली जाएगी जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसीट्स होगी, या फिर ज्यादा अमाउंट व्हिचएवर इज हायर, जो भी आप डिस्क्लोज करना चाहो। तो ये थे सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्शन 58। फिर भी आपको अगर कोई भी क्लैरिटी चाहिए आप कमेंट करके बताओ, आई विल क्लैरिफाई, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो और आप इस सेक्शन के ऑप्ट करते हुए इसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।